नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। जीएस डोज का डे 1 है। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इनके कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाऊंगा। जो आपको जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो ये 50+ आपके क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उससे आप जुड़ जाएं ताकि आपको सारे के सारे जो पीडीएफ हैं मैं वहां पर प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। यहाँ हर्ष का मतलब हर्षवर्धन से है। तो हर्षचरित, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं रची गई है। तो आप सब जानते हैं कि हर्षवर्धन है वो एक उच्च कोटि के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का जो है रचना की थी। कौन कौन से? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। लेकिन हर्षचरित उन्होंने नहीं लिखी। इसकी रचना किसने की थी? जो उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था बाण भट्ट, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो आप नोट कर सकते हो कि हर्षचरित के रचयिता तो थे बाण भट्ट, ठीक है, और इन तीनों के रचयिता हर्षवर्धन या हर्ष बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। बंगाल के अगेंस्ट सैन्य अभियान का। तो जहांगीर, जिसको न्याय की जंजीर कहते थे, बाबर जो पहला मुगल, हुमायूं, शाहजहां। तो इनमें से कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। तो आपको सबको मैं बता दूं कि इनमें जो हुमायूं था, हुमायूं उसने जो है बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का जो है विरोध, मतलब उसके विरुद्ध किया था। कब? 1538 ईस्वी में, ठीक है। 1538 में बंगाल का अभियान किया था और इस अभियान में मतलब उसके कुछ भी हाथ नहीं लगा था, कोई निराशा ही हाथ लगी थी और शेर खां थे जो वहाँ, उससे वह पराजित हो गए थे, ठीक है। मतलब शेर खां को वो पराजित नहीं कर पाए, जो है वो खुद ही पराजित हो गए इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1608 में किस स्थान पर खोली? ईस्ट इंडिया कंपनी, आप सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। व्यापार के उद्देश्य थे। उन्होंने परमिशन लेके जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उससे भारत में उन्होंने जो है व्यापार स्टार्ट किया था। तो सबसे पहली फैक्ट्री 1608 में लगी। एक क्वेश्चन तो आपको ये नोट करना है। और तो लगाई कहाँ पे थी पहली फैक्ट्री? सूरत के अंदर, सूरत गुजरात के अंदर, ठीक है। सूरत के अंदर उन्होंने जो है पहली फैक्ट्री लगाई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तालीकोटा के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? असद खां की कूटनीति, राम राय का अत्यधिक आत्मविश्वास, विजयनगर की सेना का उग्र स्वभाव, दक्षिण भारतीय सुल्ताना का गठजोड़। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण था दक्षिण भारतीय सुल्तानों का गठजोड़। डी राइट आंसर होगा। देखिए 25 जनवरी 1565 तालीकोटा अथवा राक्षसी तंगड़ी युद्ध का प्रमुख कारण अली आदिल शाह के नेतृत्व में बीजापुर, अहमदनगर, गोलाकुंडा एवं जो है बीदर का गठजोड़ था। मतलब दक्षिण भारतीय जो सुल्तान थे उनका गठजोड़ था। ये कारण था जो है उसके युद्ध का। क्लियर है? तालीकोटा के युद्ध का। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1761 में हुए पानीपत की तृतीय युद्ध के मराठों की हार का कारण क्या था। देखिए जो भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं पूछा जाता कि कब हुआ, कारण पूछे जाते हैं, क्यों हुआ, क्या कारण थे, सारी चीज़ें। तो कारण बताना आपको। मराठों की कमज़ोर सेना, मराठों का गुरिल्ला युद्ध नीति के स्थान पर मैदान में युद्ध करना, प्राकृतिक कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो मराठों का जो गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ स्थान पर मैदान में युद्ध करना, ये जो एक उनको पराजित, उनके हार का एक मुख्य कारण था। तो पानीपत का जो तृतीय, आपको पहला युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था पानीपत का, फिर 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में हुआ था। क्लियर है? तो मराठों का गुरिल्ला युद्ध नीति के स्थान पर मैदान में युद्ध करना ये उनके लिए गलत साबित हुआ। मराठा की सेनाओं का नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। क्लियर है?
और उन्होंने गुरिल्ला पत्ती को त्याग दिया था और अहमद शाह अब्दाली की सेना ने सीधे जो अहमद शाह अब्दाली की सेना से सीधा टक्कर ली उन्होंने, और इस युद्ध में वो बहुत बुरी तरह पराजित हुए। मराठों का पतन हो गया, यहाँ आप सबको पता है। चलिए, निम्नलिखित उत्खात स्थलों में से कहाँ से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? निम्नलिखित उत्खात जो स्थल हैं उनमें से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है अरिकामेडु, हलूर, नागार्जुनकोंडा, मास्की। तो इनमें से कौन सा जो है स्थल है जो दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों का साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अरिकामेडु। ये अरिकामेडु कहाँ पड़ता है? पांडिचेरी के अंदर, ठीक है। यहाँ खुदाई के दौरान रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके, बर्तन आदि वहाँ से मिले हैं। एक मनके के ऊपर रोमन सम्राट ऑगस्टस का चित्र बना हुआ है। नाम क्या था? ऑगस्टस, रोमन सम्राट, उसका चित्र बना हुआ है। और ये अरिकामेडु कहाँ पर है? पांडिचेरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन मसूदा शाह ने, मुइजुद्दीन बरहम शाह ने और नासिरुद्दीन महमूद ने। इनमें से किस शासक ने जो है उसको उलुग खां की उपाधि दी? किसको? बलबन को। तो ये नासिरुद्दीन महमूद, जो नासिरुद्दीन महमूद था, इसने जो है इसको उलुग खां की उपाधि दी थी। 7 अक्टूबर 1249 को उसने उलुग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब मुलाकात का पद भी दिया, ठीक है। बाद में अमीर हाजिब बनाया गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से किया, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो किसने? नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया? देखिए, जैसे हमारे वेद हैं, वेदों को समझने के लिए हमें पुराणों की रचना की और पुराणों को समझने के लिए उपनिषदों की रचना हुई, ठीक है। वेद, पुराण, उपनिषद। तो किस शासकों, निम्न में से शासकों में एक समय में उपनिषदों का फारसी में जो है कन्वर्ट किया, उसका रूपांतरण किया? जहांगीर के समय, अकबर के समय, शाहजहाँ के समय, औरंगजेब के समय। तो ये किसके समय हुआ? शाहजहाँ के समय, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। शाहजहाँ के समय में मुगल सम्राट अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद जो करने का जो विभाग था वो किसने बनाया था? अकबर ने। और इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी में किया गया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहाँ के काल में दारा सिकों ने उपनिषद का अनुवाद सिर्र अकबर नाम से फारसी में किया था। तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहाँ के शासनकाल में। क्लियर है। लेकिन आपसे पूछ ले कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसके काल में हुई, तो वो हुई थी अकबर के काल में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है वो भी अकबर के काल को कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से इसको सुने। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल के पीछे किसकी प्रेरणा थी? माइकल मधुसूदन, बाल गंगाधर तिलक, हेनरी विलियम डेरोजियो, राजा राम मोहन राय। किसकी जो है 19वीं सदी में पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो किसकी थी? हेनरी विलियम डेरोजियो, ठीक है। सी राइट आंसर होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। क्लियर है, ठीक है। तो समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। ये टिप्पणी किसने की? आर.पी. त्रिपाठी, के.एस. लाल, के.ए. निज़ामी, M.B.M. हबीबुल्ला। तो ये किसने कहा कि बलबन एक उत्तम अभिनेता, एक एक्टर की तरह है जो अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्म सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था? तो ये टिप्पणी की थी किसने? के.ए. निज़ामी ने, ठीक है। के.ए. निज़ामी, सी राइट होगा। के.ए. निज़ामी ने जो है ऐसी टिप्पणी की थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य ने
अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में धाय की भूमिका निर्वाह किया? देखिए, मैसूर, अवध, पंजाब, हैदराबाद। तो राइट आंसर होगा अवध। ठीक है। 1765 से 1856 तक अवध ही एक ऐसा राज्य था जो सदैव अंग्रेजों का वफादार मित्र बना रहा, मतलब उसके साथ अटैचमेंट रही उसकी। वहाँ के शासकों ने समय समय पर अंग्रेजों की अनुचित मांगों को भी स्वीकार किया और उनको जो है धन भी दिया, धन अनाज सब कुछ देते थे, उनकी सपोर्ट में रहते थे हमेशा। तो वो कौन सी थी? अवध। ठीक है। 1765 से लेकर 1856 तक अंग्रेजों की चापलूसी की इन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। ठीक है, सी राइट होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने। नेक्स्ट है 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? सर जॉन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर लॉरेंस पैथिक लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड मैकाले अलेक्जेंडर, लारेस मैकाले या अलेक्जेंडर। तो राइट आंसर क्या होगा? एक तो अलेक्जेंडर था, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स था। तो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को असत व पूर्ण समाप्त कर दिया गया? ऐसे कौन से व्यापारिक अधिकार थे, कौन से अधिनियम थे जिनको कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है, जो एकाधिकार था उसको ख़त्म कर दिया गया पूरी तरीके से? तो 1813 1833 का चार्टर, 1833-53 का चार्टर, 58-1919 का भारत शासन अधिनियम, 1861 और 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ए राइट है, 1813 से 1833 चार्टर अधिनियम। ठीक है, चलिए ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई? देखिए, पहले क्या था, नामजदगी द्वारा जो है सिद्धांत पर जो है सरकारी सेवाएं दी जाती थी, लेकिन बाद में कंपनी ने क्या किया कि एक कॉम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम लिया जाए, उसके माध्यम से है जो इसको शुरू किया जाए। तो वो कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1353, 1833, इनमें से कौन सा? तो वो था 1853 का चार्टर अधिनियम। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से जो है किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्लेमेंटो सुधार 1909, या फिर मांटेंगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, या फिर भारत शासन अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसके अंदर जो है भारत शासन अधिनियम 1935, सी राइट होगा इसमें। ठीक है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। जो संघात्मक व्यवस्था है वो किससे संबंधित है? हमारी कनाडा से। ठीक है। लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? लिखित संविधान का प्रारंभ जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है, डी राइट होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, या टेलीग्राम पे जाके आप @गोस्वामी सर सर्च करेंगे तो टारगेट विद गोस्वामी नाम से ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर लें। थैंक यू।